हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माई सेल्फ नीतू। मुझे उम्मीद है कि आप ठीक हो गए और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए सीधा टॉपिक की बात करते हैं। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं, जो मैं आपको स्टडी करवाने वाली हूँ, वो है हमारा शब्द विचार। शब्द विचार आपके लिए बहुत ही बेसिक चीज़ है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आपको ये कुछ शब्द होते हैं, आपको कहीं इस्तेमाल भी करने को बोल दिया जाता है, पहचानने को एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये 4 आपको ऑप्शन मिल जाएंगे और उसमें कहा जाएगा कि ये बताइए कि हिंदी का है, ये तत्सम का है, तद्भव का है, संस्कृत का है। तो आपको पहचान होनी चाहिए कुछ शब्दों की, ठीक है। तो मैं आज आपको वही चीज़ करवाने वाली हूँ। और ये जो टॉपिक है, ये भी आपका बीएड और सीटेट एंट्रेंस में जो हिंदी ग्रामर आपका पोर्शन आता है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये दो फ़ायदे हो जाएंगे इससे। आपको एक तो दो एंट्रेंस के हो जाएंगे और प्लस आपको कहीं पे ये लिखने का ही एक अब सब आ जाता है। तो मैंने आपके लिए मटेरियल लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप मुझसे समझ भी सकते हो। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहले करते हैं शब्द। शब्द को पहले परिभाषित करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि शब्द होता क्या है। तो लिखा है कि शब्द एक वर्ण अथवा अनेक वर्णों से युक्त सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो एक वर्ण होता है या जो बहुत सारे वर्ण होते हैं, इनसे फ्री होता है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो कि शब्द एक वर्ण अथवा अनेक वर्णों से युक्त सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न आपका बनता है कि शब्द जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो हमारे जो शब्द होते हैं वो हमारे आगे मैं आपको अलग अलग तरह से बताऊंगी, लेकिन बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ कि भिन्न भिन्न आधारों पर शब्द के अनेक भेद किए जा सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते डायरेक्ट के इसके आधार पर ये शब्द होते हैं, वो शब्द होते हैं। अलग अलग अकॉर्डिंग, अलग अलग आधारों पर जो है वो शब्द के भेद किए गए हैं, उसके टाइपों को दर्शाया गया है, ठीक है। तो एक हमारा आधार है सार्थक शब्द होते हैं और दूसरे हमारे होते हैं निरर्थक शब्द होते हैं। एक हमारे कौन से होते हैं, सार्थक शब्द होते हैं और एक निरर्थक शब्द होते हैं। और इन्हीं के आधार पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस प्रकार से आप इनको पहचान सकते हो, कैसे कर सकते हो। तो लिख रखा है कि हम दोनों प्रकार के शब्दों का प्रयोग जाने अनजाने करते हैं। यानी कि हम कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि सही होते हैं, जिनको हम बिल्कुल सही भाषा में बोलते हैं, और दूसरे होते हैं निरर्थक, जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम उन शब्दों को अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना अपनी बोलचाल में यूज़ करते ही करते हैं, ठीक है। तो उन्हीं को हम लोग सार्थक और निरर्थक शब्द कहते हैं, ठीक है। तो सार्थक वो शब्द होते हैं जो बिल्कुल सही होते हैं और निरर्थक वो शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ होता ही नहीं है, फिर भी हम रोज उसकी अपनी भाषा में यूज़ करते हैं। तो लिखा है, इसने नीचे हमने वही लिखा है कि हम दोनों प्रकार के शब्दों का प्रयोग जाने अनजाने करते हैं। जैसे कि मैंने आपके लिए एग्जाम्पल दिया है, जैसे चाय बाय, पानी वानी, रोटी ओटी। तो इसमें आप देख सकते हो चाय क्या है, एक सार्थक शब्द है, क्योंकि चाय तो हमको पता है कि राइट वर्ड है, लेकिन बाय क्या चीज़ होती है हमें पता है, कुछ नहीं पता। वानी एक नाम हो सकता है, लेकिन इसका कोई मतलब तो नहीं पता हम लोग को ना। रोटी ओटी में, रोटी तो ठीक है, लेकिन ओटी का कोई मतलब है नहीं है ना। तो वही है ना कि हम अपने जीवन में ऐसे कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनका कोई मीनिंग ही नहीं होता है, फिर भी हम उनका उपयोग करते हैं। जैसे चाय बाय में बाय का कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन हम चाय का मतलब बनता है। तो यहाँ पे ऐसे देख सकते हो कि जो चाय है, पानी है और जो रोटी शब्द है, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे सार्थक शब्द हैं जिनका एक अर्थ होता है। और जो हमारे वाय है, ठीक है, वानी है और जो रोटी शब्द हैं, ये हमारे निरर्थक शब्द हैं, क्योंकि इन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं है। अब हमें बोला था कि शब्द को हम कई आधारों पर जो है इनके भेदों को हम लोग बात करते हैं। तो पहले करते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला जो मैंने यहाँ से शुरू किया है वो उत्पत्ति के आधार पर हम लोग के भेद आते हैं। ये जो हम 4 नीचे लिखे हुए देख सकते हो, ये हमारे उत्पत्ति के आधार पर आपको जो है वो 4 प्रकार के हमारे शब्द मिल जाते हैं। पहला है तत्सम शब्द,
दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द और चौथा है विदेशी शब्द। आप यहाँ पे इनको देख के आराम से समझ सकते हो। तत्सम शब्द जो होते हैं हमारे संस्कृत के शब्द होते हैं और तद्भव जो होते हैं वो संस्कृत के शब्द नहीं होते हैं, ठीक है। और देशज शब्द कौन से होते हैं? देशज जो शब्द होते हैं वो हमारे इंडिया के होते हैं, जिनमें और हमारी हिंदी भाषा है और वो अकेली भाषा नहीं है हिंदी, उसमें और भी देशों की भाषा मिलकर हिंदी बनी हुई है जिसको हम लोग आज यूज़ करते हैं। और विदेशी शब्द तो आप जानते ही हो, विदेशी से पता ही चल जा रहा है कि फॉरेन जो लैंग्वेज होती है उनके शब्दों को हम विदेशी शब्द कहते हैं। तो धीरे धीरे करके मैं आपको तत्सम शब्द, तद्भव, देशज और विदेशी, इनका मैं आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पे करने वाली हूँ। ये आपको फायदा जरूर देगा, बिकॉज आपको उत्पत्ति के आधार पर 4 भेदों में से एक को काटकर इसकी जगह कोई और ऑप्शन देकर और यहाँ से 3 ऑप्शन देकर वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या इनमें से जो है ये इस तरह से पूछ सकते हैं क्या ये तीनों जो है आपको ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे राइट हैं। तो आप जहाँ पे लिखा हो ना उपरोक्त सभी, तो वहाँ पर आप टिक लगा के आराम से आ सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस तरह से पूछ सकते हैं कि इनमें से कोई 3 लिख देंगे और एक अलग से कोई गलत लिख देंगे, तो बोलेंगे कि इनमें से कोई गलत का चयन करें, तो आप उसको चयन आराम से कर सकते हो। तो आपको ध्यान से पढ़ना और देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि जो तत्सम शब्द हैं उनको क्या कहते हैं, कैसे करते हैं और वो होते कौन कौन से हैं। थोड़े बहुत अक्षर आपको मैंने एग्जाम्पल के तौर पर रखे हैं, आपको लगता होगा वो सारे हिंदी के हैं, लेकिन वो हमारे हिंदी के शब्द बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैंने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल रखे हैं, मैं आपको बताती हूँ। तो हम लोग पहले करने वाले हैं तत्सम शब्द कौन कौन से होते हैं, ठीक है। हम लोग इसको शुरू करेंगे। तो लिखा है कि तत्सम का अर्थ है उसके समान अर्थात संस्कृत के समान। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि तत्सम शब्द का मतलब होता है संस्कृत के शब्दों को भी हम तत्सम कहते हैं। अतः संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में अपने वास्तविक रूप में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। इसने बोला है कि संस्कृत भाषा के जो शब्द जो हिंदी में सेम टू सेम रहते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। अब मैंने नीचे आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। तो लिखा है कि नीचे संस्कृत में हिंदी में आए कुछ शब्दों की तालिका दिखाई गई है, यानी कि मैंने यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, कुछ नाम दिए हैं जिनको पढ़कर आप थोड़ा बहुत याद भी रख लीजिएगा कि ये हमारे तत्सम शब्द हैं। और ये इनसे बहुत ही हिंदी के पोर्शन में आप समझ लीजिए कि इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसमें से क्यों आते हैं? क्योंकि ये इतने सारे अक्षर दिए हुए हैं, आप सारे याद नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो याद कर सकते हो, कुछ को समझने की कोशिश कर सकते हो। वहाँ पर वो किसी भी तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं, चारों का चारों भी देख सकते हैं और किसमें से गलत भी जो है वो चुनने को दे सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं। पहला हमारा अक्षर है, मैं ये जो शब्द आपको पढ़ने वाली हूँ अब याद रखिएगा कि ये तत्सम शब्द हैं जिनको मैं पढ़ने वाली हूँ। पहला है अक्षर, अजय, अकर्ण, अंकुर, अपेक्षा, जटिल, खग, खंगन, खर, निशा, चकित, भयानक, भव्य, हृदय, नारी, नम्र, प्रकाश, घटक, गणित, चतुर, पंक, नासिका, भक्त और शीतल। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि हमारे तत्सम शब्द हैं। ये भयानक वगैरह आप देख सकते हो कि भयानक हो गया, निशा हो गया, घटक हो गया, प्रकाश हो गया। हमें तो लग रहा था कि ये हमारे हिंदी के शब्द हैं, लेकिन ये हमारे संस्कृत के शब्द हैं। हमेशा याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी होता है इस तरह से पहचान करना। अगला है हमारा तद्भव शब्द, ठीक है। तद्भव की हम लोग बात करते हैं। मैंने अभी तत्सम बता दिया और तत्सम के आपके जो एग्जाम्पल थे कुछ शब्द मैंने वो बता दिए। तो तत्सम की परिभाषा या तत्सम को समझ सकते हैं। इसने बोला है कि तद्भव का अर्थ है उसी से उत्पन्न अर्थात संस्कृत से उत्पन्न। तत्सम शब्द हमारे संस्कृत के शब्द होते हैं और तद्भव शब्द जो होते हैं वो संस्कृत से ही कुछ उत्पन्न हुए होते हैं, संस्कृत के शब्दों से ही कुछ मिलजुल के इनका बना होता है। अतः संस्कृत लैंग्वेज याद रखना कि हमारी संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो बिगड़ कर अन्य रूप को बदल कर हिंदी में मिल जाते हैं होते संस्कृत के ही शब्द हैं, लेकिन वो उनका थोड़ा सा हम लोग जब बोलते हैं तो बोल के जो है थोड़ा सा उनका अर्थ चेंज हो जाता है, फिर वो हिंदी में जाके मिल जाते हैं। तद्भव शब्द उनको कहते हैं।
नीचे मैंने आपको डिफ्रेंशिएट करके दिखाया है कि तत्सम और उसको तत्सम को सिंपल सी बात है कि किसी अक्षर को हम तत्सम में कैसे लिखते हैं और तद्भव में कैसे लिखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारी तत्सम की एक लाइन है, ये तद्भव की है, ये तत्सम की और ये तद्भव की है। तो अग्नि की बात करते हैं। तत्सम में हम अग्नि को अग्नि बोलते हैं, लेकिन तद्भव में हम उनको आग बोलते हैं। वैसे ही अक्ष है, अक्ष का मतलब आँख होता है, तो जो अक्ष है वो हम तत्सम में बोलते हैं, लेकिन जो आँख है वो हम तद्भव का शब्द बन जाता है। आश्चर्य आपको पता है, चकित हो जाना कि हाँ कोई चीज़ आपने देख ली। और अचरज का मतलब, दोनों का मतलब आपका यहाँ पे सेम टू सेम है, लेकिन श्रेणी अलग की हुई है कि आश्चर्य जो है वो आपका तत्सम शब्द है और अचरज जो है आपका तद्भव शब्द है। वैसे ही ये उच्च और ऊंचा की हम लोग बात कर लेते हैं। कोकिल कोयल होती है, तो कोकिल जो है उसको हम तत्सम में बोलते हैं और कोयल हम तद्भव में बोलते हैं। कर्ण हो गया, कर्ण का मतलब कान होता है, जिसको हम इसमें बोलते हैं। गांव हो जाता है, सूर्य सूरज हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि एक ही शब्द है, लेकिन उसको उनका मतलब भी एक ही है, लेकिन उनको अलग अलग श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो ये हमारे तद्भव शब्द में आ जाते हैं। अगला जो है हम करने वाले हैं, ठीक है, वो है हमारा देशज शब्द की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो देशज शब्द में हम देशज जो शब्द हैं हमारे, इसमें लिख सकते हैं कि अनेक शब्द, हाँ देशज शब्द में इसने बोला है कि अनेक ऐसे शब्द होते हैं जो ना तो तत्सम होते हैं और ना ही तद्भव होते हैं और ना ही वो विदेशी में आते हैं। हमने बोला ना कि अभी हमारे उत्पत्ति के आधार पर 3 होते हैं, ठीक है, 4 होते हैं। तो देशज शब्द ऐसे होते हैं, ना ही तो वो तत्सम होते हैं, ना ही तो वो तद्भव होते हैं और ना ही वो विदेशी होते हैं, अपितु हिंदी में आवश्यकता अनुसार गढ़ लिए जाते हैं। ठीक है, हिंदी में होते हैं, लेकिन जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है उसी तरह से हम इनको यूज है वो करते हैं। स्पष्ट है कि इन शब्दों की उत्पत्ति के विकास में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 3 चीज़ें हैं, ये ना इसमें तत्सम से उत्पन्न हुए हैं, ना तद्भव से उत्पन्न हुए हैं और ना विदेशी से उत्पन्न हुए हैं। तो इसलिए ये आए कहाँ से हैं, जो देशज शब्द हैं, ये हम स्पष्ट रूप में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ऐसे शब्दों को हम फिर देशज शब्द में ही रख देते हैं। जैसे पेट है, तेंदुआ, लड़का, खिड़की, झाड़ू, थैला आदि ऐसे शब्द हैं जो कि हमारे देशज शब्द हैं और जिनकी उत्पत्ति के बारे में हम कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं कि इनकी उत्पत्ति आखिरकार हुई कहाँ से है। अगला हमारा तीसरा आता है विदेशी शब्द। ठीक है, विदेशी शब्द जो है ये हमारा आखिरी शब्द है जो कि हम अब करने वाले हैं। तो विदेशी शब्द में लिख रखा है कि आपसी संपर्क से, ठीक है, आपसी संपर्क से अन्य देशों की भाषाओं के जो शब्द हिंदी में अपना लिए गए हैं। ये कह रहा है कि आपसी संपर्क से, यानी जैसे कि मैं इंडिया की हूँ, कोई फॉरेन से आता है, हम बातचीत करते हैं, तो एक दूसरे को बस बताना है कि हम ये कहना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी भाषा हो सकती है। तो वही लिख रहा है कि आपसी संपर्क से कुछ अन्य देशों की भाषाओं के जो शब्द हिंदी में अपना लिए गए हैं उनको विदेशी शब्द कहते हैं। हिंदी में अंग्रेजी, जैसे मैंने बोला कि हिंदी लैंग्वेज अकेली नहीं है, हिंदी में अंग्रेजी भाषा के शब्द भी हैं, यूनानी के भी हैं, अरबी भाषा के भी हैं, फारसी के भी हैं, तुर्की के भी हैं, पुर्तगाली के भी हैं, फ्रांसीसी के भी हैं और चीनी भाषाओं के भी शब्द इसमें मौजूद हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको लिखने के लिए भी आ सकता है कि हिंदी में कौन कौन से देशों की भाषाएं जो हैं वो प्रयोग की गई हैं। तो अंग्रेजी भाषा है, यूनानी है, अरबी है, फारसी है, तुर्की है, पुर्तगाली है, फ्रांसीसी है और चीनी। ये भाषाएं हैं जो कि हमारे हिंदी इसमें लैंग्वेज में यूज़ की जाती हैं। हम शुद्ध हिंदी कभी नहीं बोलते हैं। आज हमारी जो है हिंदी इतनी बिगड़ चुकी है कि हिंदी के तो कुछ ही शब्द बचे हैं, कभी तत्सम आ जाते हैं उसमें, कभी तद्भव आ जाते हैं, कभी अंग्रेजी बोल देते हैं, कभी चीनी भाषा के शब्द बोल देते हैं, कभी हम लोग खड़ी बोली का प्रयोग करने लग जाते हैं। तो शुद्ध हमारी हिंदी आज बची नहीं है बिल्कुल भी। और आज हमने कुछ ऐसे शब्दों को अपना लिया है जिनका हमें हिंदी में मतलब पता ही नहीं है। हम उसको सर्च मारना पड़ता है कि हाँ, जबकि हम उसको रोज़ यूज़ कर रहे होते हैं, फिर भी हम उसका मतलब नहीं पता होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये विदेशी शब्द हैं जो कि बातचीत के माध्यम से हमारे अंदर जो है वो हमारी हिंदी भाषा में शामिल हो चुके हैं। ठीक है, अगले हमारे आपको शब्द देख सकते हो विकारी शब्द भी होते हैं। ठीक है, 2 टाइप के हमारे शब्द और होते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि जो शब्द होते हैं ना उनको हम उनके कई आधारों पर उनको कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि कुछ विकारी शब्द भी होते हैं। ठीक है, तो कहा कि प्रयोग में आने पर जिन शब्दों के रूप में, विकारी का मतलब होता है कि कुछ चेंज हो जाना। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनको हम उपयोग में लाते हैं तो उनका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो लिखा है कि प्रयोग में आने
पर जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन हो सकता है या हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ। लड़का क्या है? लड़का एक संज्ञा शब्द है। बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होने पर लड़के लड़के खेल रहे हैं या लड़कों इन, ठीक है, तो वो लिख रखा है कि वैसे क्या है हमारा लड़का? लड़का एक संज्ञा शब्द है, ठीक है, लड़का एक संज्ञा शब्द है। बहुवचन के रूप में जब इनका प्रयोग करेंगे तो वो लड़के बन जाएगा, ठीक है। एक लड़का संज्ञा है लेकिन बहुवचन में जब उपयोग करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारा लड़के बन जाएगा। लड़कों में क्या होगा कि लड़कों ने विजय प्राप्त की। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जिस तरह से हमारे शब्द की का ढांचा, एक लहजा बदल जाता है, उसी प्रकार से उसको बोलने का भी तरीका हमारा बदल जाता है। और इस दृष्टि से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया जो है ये हमारे सभी विकारी शब्द हैं, क्योंकि संज्ञा में जो शब्द होते हैं उनमें भी चेंज हो जाता है, सर्वनाम के जो शब्द में चेंज हो जाता है, विशेषण के शब्दों में चेंज हो जाता है और क्रिया के भी जो शब्द होते हैं उनमें भी हमारा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो विकारी शब्द वो होते हैं जिनका इस्तेमाल करने पर, जो इस्तेमाल में आने पर चेंज हो जाते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। एक और होता है हमारा अविकारी शब्द भी होते हैं, ठीक है। ये आपको समझने के लिए है, बहुत ज़रूरी भी है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि अविकारी शब्द हमारे कौन कौन से होते हैं। ये है हमारे अविकारी शब्द, ठीक है। लिखा है कि जिन प्रसंगों में प्रयोग करने पर जो शब्द अपने मूल रूप से बने रहते हैं अर्थात उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। विकारी शब्द वो होते हैं जिनका प्रयोग करने से वो चेंज हो जाते हैं, उनमें थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। लेकिन अविकारी शब्द वो शब्द होते हैं जिनका प्रयोग करने पर उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, वो वैसे के वैसे ही बने रहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल देख सकते हो कि मैं प्रतिदिन सैर को जाता हूँ, ठीक है, मैं प्रतिदिन सैर को जाता हूँ। दूसरा है हम प्रतिदिन सैर को जाते हैं। तो इन वाक्यों में आप देख सकते हो क्या चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ? कुछ नहीं हुआ ना। हमारा जो लिखा है कि मैं प्रतिदिन सैर को जाता हूँ, हम प्रतिदिन सैर को जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रतिदिन है उसमें कोई चेंज नहीं आया है। ऐसा नहीं बना है कि हम प्रतिदिनियों जाते हैं, ऐसा कोई चेंज नहीं। वैसा का यहाँ भी प्रतिदिन लिखा हुआ है और यहाँ भी प्रतिदिन ही लिखा हुआ है। तो इन दोनों वाक्यों में प्रतिदिन जो है वो क्रिया विशेषण है जो एक वचन और बहुवचन कर्ता के साथ बिना परिवर्तन के उपयोग हो जाता है। मैं एक वचन है उसके साथ भी प्रतिदिन लगाया तो भी सेम रहा है, हम एक बहुवचन है ये फिर भी प्रतिदिन उसका सेम टू सेम रहा है। तो प्रतिदिन एक ऐसा शब्द है जो कि चाहे आप उसको एक वचन के साथ यूज कर लो चाहे बहुवचन के साथ यूज कर लो, ठीक है, कोई भी चेंज प्रतिदिन में होगा ही नहीं। और इसी को हम लोग अविकारी शब्द जो है बोलते हैं। क्रिया विशेषण के अतिरिक्त संबंध बोचक जैसे पास, दूर, पहले आदि, ठीक है, तो जैसे हमारे संबंध बोचक है, ठीक है, संबंध बोधक जो है जैसे पास शब्द है, दूर है, पहले है। समुच्चय बोधक में हमारे और, क्योंकि आदि ये 3 है। विस्मयादि बोधक में अरे, ओह आदि ये सभी विकारी शब्द हैं, क्योंकि इनको भी अगर आप एक वचन के साथ इस्तेमाल करें चाहे बहुवचन के साथ इस्तेमाल करें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है। तो ये लिख रखा है कि अविकारी शब्द वो शब्द होते हैं जिनका उपयोग करने से कोई भी जिनमें चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये शब्द विचार जो है आपको समझ में आ गया होगा, डिफ्रेंशिएट कर पाओगे आपके तत्सम शब्द कौन से होते हैं, तद्भव कौन से होते हैं, देशज कौन से होते हैं और विदेशी कौन से होते हैं, अविकारी, विकारी। मैंने आपको पूरे ये 6 टाइप के आपको शब्द विचार जो है बता दिए हैं कि कौन कौन से टाइप के शब्द आपको ज़िंदगी में आप उपयोग करते हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जो मैं समझा रही हूँ, मैंने जो समझाया है आपको अच्छे से दिमाग में आ गया होगा, आप समझ गए होगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरा मटेरियल भी अच्छा लगा है। और मेरे वीडियो को प्लीज़ जो है मैंने इसके लिए किया है तो आप इसे लाइक भी कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि मैं अभी जो है वो अब बीएड एंट्रेंस हो गया, सीटेट एंट्रेंस हो गया, इन दोनों के लिए तैयारी करवाने वाली हूँ। अब मैं शुरू कर दूँगी 2-4 दिनों में ही, ठीक है। आपके लिए वीडियो MCQ क्वेश्चन हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में ही आपको मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ, तो आप चाहें तो तैयारी कर सकते हो, ठीक है।
वैसे और भी कई सारे वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, ऐसी बात नहीं है कि मैं ही आपको तैयारी करवाऊंगी, लेकिन मैं कुछ अलग तरीके से आपको थोड़ा ट्रिक भी बता दूंगी। आपको एक ही तरह की चीज़ की मैं वीडियो जो है आपको बना के दूंगी, ताकि आपको कन्फ्यूज़न जो है आपके लिए ना हो, ठीक है। तो दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको फ़ायदा मिल रहा है इस वीडियो से, तो इसका मतलब है कि दूसरों को भी ऑफकोर्स इससे फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़, थैंक यू सो मच।